साकेत संवाद के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे बीच हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने राष्ट्रीय सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। आप एक कुशल शिक्षक होने के साथ साथ एक बेहतरीन लीडर भी हैं। आपकी लीडरशिप में राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय सेवा में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी, एनएसएस ऑफिसर, राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश। सभी साथियों को प्रणाम। सर, आपका इस टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। और सर, पिछले 8 महीने से अगर हमें किसी चीज की सबसे ज्यादा हानि हुई है तो वो है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। तो हम अपने इस शो के माध्यम से जो लोगों में खोई हुई मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है उसको वापस लाने के लिए ये साकेत संवाद स्टार्ट किया है, जिसमें हम हर हफ्ते आप महान शख्सियतों से मिलते हैं और यकीनन इस शो के बाद लोगों में जो खोई हुई इंस्पिरेशन है वो और जो मोटिवेशन है वो जरूर आती है और वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीख के और प्रेरणा लेके जाते हैं। नहीं, मैं महान नहीं हूँ। जो लोग साथ में कार्य करते हैं उनके साथ सिर्फ एक साधारण आदमी के जैसे कार्य करने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों को उस कार्य में कुछ ऐसा दिखता है तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की, लेकिन वास्तव में ये कार्य मेरी पूरी उत्तर प्रदेश की टीम का कार्य है। इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरी सारी टीम का श्रेय है। हाँ सर, ये तो आपकी आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ इस शो में। सर, इस कोविड काल में जब पूरी मानवता दर्द से करहा रही थी और तो आपने और डॉक्टर सोती के कुशल नेतृत्व में जो आप लोग राष्ट्रीय सेवा में लगे थे, तो सर जो ये आपने कुशल नेतृत्व क्षमता है और आपका जो ये व्यक्तित्व है ये अनुकरणीय है। तो अब कैसे आपने ये इस व्यक्तित्व का श्रेय आप किसे देते हैं, इस जो नेतृत्व क्षमता है जिससे? माफ कीजिएगा, पहले मैं आपका नाम जान लूं क्योंकि ऐसे संबोधन ठीक नहीं लगता। आपका नाम जानना आवश्यक है। जी, मेरा नाम उपहार श्रीवास्तव। उपहार, बहुत बढ़िया। उपहार ये बिल्कुल किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संस्था को तो इतने बड़े विषय के बारे में श्रेय नहीं दिया जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें परिवार का, गुरुजनों का और सामाजिक परिवेश सबका सम्मिलित रूप से योगदान मैं कहूँगा। परिवार से, मुख्य रूप से मेरे माता पिता से और जो उनके पूर्वज हैं उन सबसे मुझे संस्कार मिले, और किसी भी कार्य को करने के लिए संस्कारों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत अहम रोल होता है। और उसके बाद यदि परिवार से आगे चलते हैं तो फिर गुरुजनों की बात आती है, और गुरुजनों का जो सबसे बड़ा अहम रोल मैं देख पा रहा हूँ वो ये कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझ पर विश्वास करके मुझे स्वच्छंद छोड़ दिया कि मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से किसी भी क्षेत्र में आगे चल सकूं। और समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी मैं जिस मुकाम पे भी आज हूँ उसमें गुरुजनों का भी बहुत अहम रोल है। साथ ही कोविड के दौरान जो सामाजिक ताना बाना बना, जो सामाजिक परिवेश उपजा, उसमें एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बना इस चीज को जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो यदि मैं देखूं तो ये परिवार, गुरुजन और सामाजिक ताना बाना, इस सब का ही बहुत अहम रोल है मुझको गढ़ने में। जी सर, आप एक शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं और आपके व्याख्यानों से युवा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। तो सर, कुछ ऐसे आपके स्टूडेंट जिनके बारे में आप बताना चाहें और जिनके कार्यों के बारे में आप बताना चाहें, जिससे जो हमारे छात्र हैं, हमारा युवा वर्ग है, वो उन्हें आदर्श के रूप में देखे और उनका अनुसरण कर सके। उपहार, बहुत लंबी फेहरिस्त है मेरे स्टूडेंट्स की जिनको मैं
मुझे याद करना चाहिए कायदे से आज के दिन जब आप ये सवाल पूछ रही हैं। लेकिन यदि मैं उन सबको याद करना शुरू करूँगा, उनकी एक-एक गुण के कारण, उनकी क्वालिटी के कारण, तो ये आज का पूरा कार्यक्रम उन्हीं तक सिमट के रह जाएगा। तो मैं कुछ चंद लोगों का नाम लेना चाहूँगा, जैसे अनुपम तिवारी हैं, उमाशंकर मौर्य हैं, श्रीधर दुबे हैं, अजीत कुशवाहा हैं। ये 4 लोग मेरे ज़हन में तुरंत आपके ये सवाल पूछने के बाद आए, तो मैं इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा सा आपको ज़िक्र करूँगा। अनुपम तिवारी वो बच्चा है जो राष्ट्रीय सेवा योजना में मुझसे जुड़ा और बहुत शैतान, बहुत बदमाश बच्चा हुआ करता था। बहुत शैतानी करता था, हम जो भी किसी भी कार्यक्रम में जाते थे राष्ट्रीय सेवा योजना के। मुझे याद है कि एक बार एक रैली में हम लोग गए थे। उस रैली में जाने के बाद कॉलेज से लेके स्टेडियम तक गए और वहाँ पर पहुँच के उसने कुछ हरकत करी, तो मैंने उसको बुलाकर डाँटा और समझाया भी कि जो अपनी ऊर्जा है उसको यदि बहुत ऊर्जा है उस व्यक्ति में, ये निश्चित तौर पर निसंदेह है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो बच्चे शैतान होते हैं ना, जो थोड़ा लीग से हटकर कुछ करते हैं, वो बहुत ऊर्जावान होते हैं। और यदि शिक्षक उनके इस पोटेंशियल को, इस क्षमता को पहचान कर उनको थोड़ा सा गाइड कर दे, थोड़ा सा उनको दिशा निर्देश दे दे और प्यार से दिशा निर्देश दे दे, तो वो बहुत आगे जाते हैं। ऐसा ही अनुपम के साथ हुआ जब एक उस बात की झिड़कता मैं उसे पहले भी था, लेकिन पता नहीं कौन से सेंटेंस, कौन सी बात का क्या असर हुआ कि वो बच्चा बिल्कुल से बहुत सुधर गया। ऐसा नहीं है कि बिगड़ा हुआ बच्चा था, लेकिन ऊर्जा थी जो कि चैनलाइज नहीं थी, एक डायरेक्शन में नहीं थी। फिर वो एक डायरेक्शन में आई और उसने खूब काम किया। उसके बाद वो हम लोग इंटरनेशनल यूथ पीस समिट में बैंगलोर गए, श्री रविशंकर जी के यहाँ। उसके बाद उसने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया और यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग का उत्तर प्रदेश का चीफ बना वो बच्चा। 26 साल की उम्र में वो 32वां स्वामी था आर्ट ऑफ लिविंग में। 26 साल की उम्र में वो स्वामी बन गया। उसके बाद और थोड़ा आगे चले तो उसके बाद आगे जाकर उसे ये लगा कि बच्चियों के लिए, जो बच्चियों की स्वच्छता को लेकर और खासकर महामारी के दौरान स्वच्छता के जो ध्यान रखना आवश्यक है, उनकी हेल्थ की दृष्टि से, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, उसको उसने अपना कार्य क्षेत्र बनाया और फॉर हर फाउंडेशन करके एक संस्था बनाई। सागर में बहुत काम किया। अभी जब कोविड के दौरान जब यहाँ पर वो आया था, तो यहाँ पर 5,000 सैनिटरी नैपकिन उसने एनएसएस को डोनेट किए कि गरीब बच्चियों को बांटने के लिए। तो उस बच्चे में अजब ऊर्जा थी और पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में करने के बाद आजकल वो समाज सेवा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। और अभी भी जब मौका मिलता है, जब भी लखनऊ आना होता है, तो मुझसे मुलाकात होती है और खूब देर तक चर्चा होती है और एक दूसरे के कार्यों का आनंद हम उठाते हैं। उसके बाद उमाशंकर मौर्य, ये मेरा जियोलॉजी जो मेरा सब्जेक्ट है, भूविज्ञान, उसका छात्र था और बहुत तीव्र मेधा वाला छात्र था। क्लास में बहुत सवाल पूछता था। एक बार उसने कहा कि सर मुझे जल्दी जाना है, और मैं थोड़ा संवाद बच्चों से ज्यादा स्थापित रखता हूँ। जब भी क्लास में होता हूँ या किसी एक्टिविटी में होता हूँ, तो संवाद ही मुख्य चीज है जिसके माध्यम से हम बच्चों से जुड़ते हैं। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो बेटा आज? तो उसने कहा सर इंटरव्यू देने जाना है। मुझे आश्चर्य हुआ, बीएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा कौन सा इंटरव्यू देने जा रहा है? उसने कहा सर वो रेलवे में खलासी का इंटरव्यू देना है। तो खलासी वो जो झाड़ पोछ करने वाले, वो चपरासी की कैटेगरी के लोग होते हैं। तो मुझे बड़ा आघात पहुंचा इस बात को सुनकर कि एक बच्चा जो इतना तेज है और शायद क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है, वो खलासी का इंटरव्यू देने जा रहा है। लेकिन मैं अपने आघात को कंट्रोल करते हुए, संतुलित करते हुए, अपने को काम एंड कंपोज बनाते हुए मैंने उससे पूछा क्या बेटा कोई मजबूरी है तुम्हारी? तो उसने कहा नहीं सर ऐसी कोई मजबूरी तो नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर तुम इस बार जाना चाहते हो तो जाओ। वैसे भी यदि तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं है या तुमने कहीं कोई सेटिंग करके घूस नहीं खिला दिया होगा, तो तुम्हें नौकरी तो मिलेगी नहीं।
इसलिए इस बार जाओ, लेकिन अगली बार से तुम कोई मुझसे ऐसी बात मत करना कि कोई तुम चपरासी वगैरह का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। और उस बच्चे ने उसके बाद लगातार मेरे संपर्क में रहा, मैं लंबी छुट्टी पर भी था तब भी वो संपर्क में रहा, और बीएससी 1, 2, 3 तीनों में उसने टॉप किया जियोलॉजी ग्रुप में। और उसके बाद वो बच्चा एमएससी में गया, वहां पे भी हमारे पास आता था, एनएसएस के कैंप्स में भी आता था। मुझे याद है उसने वीडियो कैमरा लिया तो वो पूरा डिपार्टमेंट आया, म्यूजियम की वीडियो बनाई, पूरे कैंप में गया हमारे एनएसएस के, वहां पे पूरी उसने वीडियो बनाई, और उसे बहुत खुशी होती थी जब भी कॉलेज से जाने के बाद भी वो हम लोगों के पास आता था। तो एमएससी का रिजल्ट आते आते उसको दिल्ली मेट्रो में नौकरी मिल गई, और उसके बाद कुछ समय बाद उसको एक कनाडा से साहब थे लखनऊ के, वो आए और उसको वो कनाडा ले गए। और 25 साल की नौकरी के बाद जो मुझे तनख्वाह यहाँ हिंदुस्तान में मिलती थी, वो उसको पहले दिन से कनाडा में मिलनी शुरू हो गई। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि वो बच्चा आज कनाडा में है, और शायद यदि उस दिन मुझसे उसकी तकरार नहीं हुई होती तो वो आज कहीं खल्लासी भी हो सकता था, लेकिन आज वो कनाडा में अपने बिजनेस का मालिक है, उसके पास 3-3 गाड़ियां हैं और बहुत बड़ा कारोबार उसका चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो ये है। उसके बाद एक श्रीधर दुबे बच्चा था जो जिसको हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक के दौरान एक्टिंग करी उसने, और उसकी एक्टिंग को बहुत सराहा सबने। हम लोग करते ये थे कि नुक्कड़ नाटक जब करते थे तो बच्चों से कहते थे कि अपने आप स्क्रिप्ट लिखो सोशल किसी भी मुद्दे पे, और उसके बाद उसमें एक्टिंग करो, और उसके बाद हम लोग उसको मंचन करते थे गांव के नुक्कड़ नुक्कड़ पे जाकर। वो उसने किया था। जब उसकी एक्टिंग हम लोगों ने देखी तो हमें ये लगा कि ये तो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, और उस बच्चे ने भी उसके बाद भारतीय नाट एकेडमी से नुक्कड़ नाटक का एक कोर्स किया, और उसके बाद वो बच्चा यहाँ से बॉम्बे चला गया, जोश ग्रुप उसने बनाया नुक्कड़ नाटक के लिए, और उसके बाद वो पिक्चरों में काम करने लगा। और अभी 2 साल पहले उसकी मसान पिक्चर आई थी बनारस की पृष्ठभूमि पे, उसके बाद मुक्काबाज आई, और अभी कुछ दिनों पहले एक नेटफ्लिक्स पे सीरियल आया है। और मुझे बहुत खुशी है भारतीय नाट एकेडमी के माध्यम से जो रंगमंच के लोगों से जो इंटरव्यू हुए थे, उसमें दूसरा इंटरव्यू उसका था, और उसने उस इंटरव्यू को जब मुझे भेजा तो मैंने पूरे अपने एनएसएस के सर्कल में उसको सर्कुलेट किया, और उसने बहुत गर्व के साथ ये बताया कि एनएसएस के कारण मैं आज इस जगह पे हूँ, और मैं आज एक्टिंग करके, और जो भी मुझे ये दिशा निर्देश मिला और जो मुझे गाइडेंस सही मिली अंशुमणि शर्मा सर की, उसके कारण मैं आज इस स्थान पे हूँ। तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जब ऐसे बच्चे कहीं अच्छी जगह पहुंचते हैं और वो आपको याद रखते हैं। उसके बाद अजीत कुशवाहा, ये भी जियोलॉजी का बच्चा था, एनएसएस में भी था, खूब शिद्दत से कार्य करता था, खूब सीखा। आजकल के नए जो तरीके हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के माध्यम से खूब कार्य किया, और इतना कार्य किया कि अपने कार्यों के माध्यम से उसको एनएसएस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 में मिला। उसके बाद 2014 में नेशनल यूथ अवार्ड मिला, और आज वो बच्चा नमामि गंगे प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश में एनवाईके में, यहाँ पर एनवाईके को जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसको लीड कर रहा है। 17 जिलों में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका स्टेट हेड है वो इस समय, और बहुत ही सफलता के साथ अभी कुछ दिनों पहले एनवाईकेएस के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था, और वो जो नई टेक्निक्स हैं उन सबसे बहुत अच्छी तरह से अवगत है। और अभी भी वो एनएसएस छोड़े उसको समय हो गया, 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी एनएसएस की गतिविधियों से और पूरे प्रदेश के जो अच्छे अच्छे कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक हैं, उनसे जुड़ा रहता है। तो इसलिए जो एक बार एनएसएस में बच्चा आता है और मन से अगर एनएसएस से जुड़ता है तो एनएसएस उसको जीवन भर नहीं छोड़ता, और वो भी एनएसएस के साथ जुड़ा रहता है, और हम एक दूसरे से जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जी बिल्कुल सर, कि मेरे ख्याल से स्टूडेंट को ही नहीं, शिक्षकों को भी ये सीखने को मिलता है कि हम अपने छात्राओं की प्रतिभाओं को समझें और उसे निखारने में उनकी हेल्प करें। बिल्कुल।
जी। और सर अभी कोविड काल में जो एनएचएस है, चाहे वो प्रवासी मज़दूरों की सेवा हो या बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल। सर आपने युवा वर्ग का बहुत ही सुंदर ढंग से इन कार्यक्रमों में सम्मिलित किया है उन्हें। तो सर आपने इन कार्यक्रमों को कैसे क्रियान्वित किया और क्या-क्या कठिनाइयाँ आई इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में? देखिए जब ये सब कार्यक्रम कोविड के दौरान शुरू हुए तो सबसे पहले लॉकडाउन अनाउंस हो गया जी, और लॉकडाउन का मतलब ये था कि आपको अपने घर से नहीं निकलना। जी, तो सबसे बड़ी जो समस्या आई वो संवादहीनता की समस्या आई जी, क्योंकि मार्च का महीना था, एग्जाम हुए नहीं थे, बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया था। बिल्कुल से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट जी, ने हम सबको एक दूसरे से काट दिया। जी, बिल्कुल। तो ये दूरियों को कैसे कम किया जाए ये एक बड़ी विकट समस्या थी। लेकिन ऐसे विकट समय में यूनिसेफ हमारी मदद के लिए आया और मुझे खुशी है कि यूनिसेफ ने एक नए प्लेटफॉर्म को जूम प्लेटफॉर्म से हमको इंट्रोड्यूस किया और हमारी संवादहीनता को संवाद में बदल दिया। हम सारे लोग रोज जूम पर जुड़ते थे, पूरे प्रदेश के लोग, सारे कोऑर्डिनेटर्स, जिला नोडल अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी जो उत्साही थे, ये सारे लोग जूम पे जुड़ते थे। रोज अपनी गतिविधियों का आकलन करते थे, रोज उनको ये बताते थे कि जो सरकार के निर्देश हैं उनका कैसे अनुपालन करना है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कैसे एसएमएस के संदेश को भेजना है। एसएमएस मतलब साबुन या सैनिटाइजर, आप समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर पे साबुन से अपने हाथ धोते रहें 40 सेकंड तक। जी, मास्क अवश्य लगाएं और जब कभी भी आवश्यक हो, वैसे तो घर से बाहर ना निकलें और यदि आवश्यक है निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। तो एसएमएस का ध्यान रखते हुए अपने जो संदेश हैं, ये संदेश कि सब लोग सुरक्षित रहें, यथासंभव घर में रहें, बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और ये जो दूरी है ये शारीरिक दूरी को मानसिक दूरी ना बनाएं, अपने हृदय में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता रखें, संवेदनहीन ना हो जाएं। इस सब में और इस संदेश के प्रचार प्रसार में फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और जूम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत कार्य किया और करोड़ों लोगों तक पहुंचे। जी। सर जब ये कोविड काल में सारी दुनिया अवसाद में जा रही है, जब सारी दुनिया डिप्रेस्ड है, दुखी है, तो सर आपने मुस्कुराएगा इंडिया कार्यक्रम द्वारा उनका हौसला बढ़ाया। तो सर ये कार्यक्रम एक्चुअल में क्या है और कैसे आपको इस कार्यक्रम को करने की प्रेरणा मिली? हाँ, बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल है उपहार, क्योंकि जब हम लॉकडाउन में थे और उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तब भी लोग महीने हो गए थे घर से नहीं निकले थे, बच्चे अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे, कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, एग्जाम्स नहीं हुए थे, कब एग्जाम्स होंगे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ लोगों को नौकरी के रिजल्ट का इंतजार था, कुछ लोगों के रिजल्ट आ गए थे तो उन्हें ज्वाइन करने की समस्या थी कि कब ज्वाइन करेंगे। एक बहुत ही बड़ी समस्या थी और हर क्षेत्र में समस्या थी। कुछ लोग बीमार थे तो वो हॉस्पिटल जाकर बिना कोविड टेस्ट के उनको दिखा नहीं सकते थे कि कोई बीमार है, उसको एडमिट करने की जगह नहीं मिल रही थी। कुछ प्रवासी मजदूर वापस आ रहे थे, उनको बहुत तरह की समस्याएं थी। तो ये जो सारी समस्याएं हैं वो कुल मिलाकर बहुत ही वातावरण में बहुत कुंठा व्याप्त हो गई थी। बहुत ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे थे जिनको हम अवसाद कह सकते हैं, जिनको हम डिप्रेशन कह सकते हैं, जिनको हम एंजाइटी कह सकते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स से निपटने के लिए हमारे साथियों ने जब, क्योंकि हम लोग लगातार संवाद में थे, तो हमारे साथियों से जब बात हुई यूनिसेफ के, तो उनमें और हमें ये जब चर्चा, क्योंकि मंथन से ही अमृत निकलता है, जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। और इसी तरह से जब हम लोगों ने इन चीजों पर मंथन किया तो अमृत के रूप में ये मुस्कुराएगा इंडिया कार्यक्रम इमर्ज हुआ, हमारे सामने आया। और इसमें हम लोगों ने यूनिसेफ की मदद से, कुछ लखनऊ के साइकोलॉजिस्ट की मदद से और उसके बाद पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की मदद से काउंसलिंग पे लगातार इन लोगों की ट्रेनिंग करी और लगभग 300 काउंसलर्स, ये ऐसे शिक्षक थे जो
कार्यक्रम अधिकारी थे एनएसएस के, इनको ट्रेन किया, इनको ये बताया कि कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए, काउंसलिंग में किस तरह से रैपो बिल्डिंग करी जाती है, कैसे किन चीजों का, कौन से आवश्यक तत्व हैं काउंसलिंग के, उनका ध्यान रखा जाता है। और फिर उसके बाद हमने यूनिसेफ की मदद से एक यूपी एनएसएस ऐप बनाया, जिसमें जिस बच्चे की काउंसलिंग करें उसका सारा डेटा एंटर कर सकते हैं ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। तो ये सारी टीम लग गई और उस तरह से हम लोगों ने पिछले महीने तक लगभग 2200 लोगों को इसमें एंटर किया था। मेरे ख्याल से विश्व में कोई इतना दूसरा एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इतने बड़े तरीके से मेंटल हेल्थ पे काम दूसरा नहीं हो रहा है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रयोग है और इस प्रयोग में मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सभी कार्यक्रम अधिकारी जो साइकोलॉजी के नहीं भी थे, जो किसी भी सब्जेक्ट के हैं, सब्जेक्ट उसमें बाधा नहीं बना किसी तरह से, क्योंकि ये एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी हैं, ये डायरेक्ट बच्चों से जुड़े रहते हैं, बच्चों से संवाद की स्थिति में रहते हैं और ये संवाद की स्थिति ने ही उन्हें उत्साहित किया, उन्हें प्रेरणा दी कि वो इन बच्चों की और ज्यादा मदद करने के लिए आगे आए। और वो मदद करने के लिए आगे आए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उनसे मदद ली और उसमें कुछ हम लोग उसको एकत्रित भी कर रहे हैं डेटा, और इसको हम छापेंगे शीघ्र ही। 20-25 बेस्ट केस स्टडीज को हम छापेंगे सारे लोगों की, सारे काउंसलर्स की सुविधा के लिए। इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो शायद हमसे यदि बात ना कर पाते तो आत्महत्या की नौबत आ सकती थी। तो मुझे खुशी है कि यदि कुछ लोगों की भी आत्महत्या को रोकने में हम लोग सफल हुए। और आगे मुझे अच्छी बात ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उच्च शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया उत्तर प्रदेश के कि ये काउंसलिंग हम कोविड के साथ खत्म नहीं करेंगे। ये जो हमारे काउंसलर्स हैं ये कोविड के बाद भी अपने विद्यालयों में काउंसलिंग करते रहेंगे और इसलिए इन लोगों को हम और स्ट्रेंथन कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं और इनको चीजों का ज्ञान करा रहे हैं। मुझे आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि यूपी 1090 जो महिला पावर लाइन है, महिला हेल्पलाइन है, उन्होंने भी हमसे सहयोग मांगा है डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में। इसके अतिरिक्त जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का मेंटल हेल्थ विभाग है, मेंटल हेल्थ सेक्शन है, उनके जॉइंट डायरेक्टर ने भी हमसे सहयोग मांगा है। उनके 53 जिलों में जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर ये हमारे जो काउंसलर्स हैं, मुस्कुराएगा इंडिया काउंसलर्स जिनको हम कहते हैं, ये कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं इसके बारे में। तो इस तरह से अब हमारे काम को देखकर हमारी विश्वसनीयता बढ़ी है और समाज में हमारी पहचान बनी है और इस पहचान का सब लोग फायदा उठाना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि हम लोग भी किसी की भी मदद करके गौरवान्वित महसूस करते हैं कि समाज के किसी काम हम आ पा रहे हैं। तो एक वास्तव में एक मानव और एक श्रेष्ठ मानव होने का हम कर्तव्य निर्वहन कर पा रहे हैं। जी, काल में ये बड़ा इनिशिएटिव और ये आपके कुशल नेतृत्व में ही पूरा हो पाया है ये चीजें। तो सर इसी तरीके से हमारे महाविद्यालय में कोविड काल में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवियों ने उन्हें कुछ लक्ष्य दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत सभी जो स्वयं सेवी छात्राएं हैं वे अपने आसपास की जूनियर कक्षाओं 10 बच्चों को शिक्षित करेंगी। इसके अलावा जो स्वच्छता और दैवीय आपदा प्रबंधन से अवगत कराएंगी उन्हें, और साथ ही साथ सभी स्वयं अपने अपने घरों के आसपास कम से कम एक पौधा लगाएंगे और उसकी वीडियो क्लिप वो हमें देंगे। तो सर ये जो ये प्रदेश की अन्य इकाइयों में भी उपयोगी हो सकेंगे? जी बिल्कुल। देखिए ये बहुत अच्छा प्रयास है कि एक बच्चा 10 को पढ़ाए। मैं तो कहता हूँ कि एक बच्चा 2 को भी पढ़ाए तो बहुत है। जब तक आपके पास समय है, आप महाविद्यालय नहीं जा रहे हैं, और खाली महाविद्यालय नहीं जाने तक क्यों, क्योंकि जब आप किसी को विद्यादान देते हैं तो विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। विद्यादान से आपका स्वयं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास के साथ साथ आपको आत्मसम्मान की भावना से आप ओतप्रोत हो जाते हैं। तो यदि कोई आपका कार्य आपका आत्मविश्वास बढ़ाए, आपकी आत्मसम्मान की भावना को बढ़ाए, तो उससे अच्छा इस संसार में कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। तो मैं आह्वान करता हूं कि जिस तरह से साकेत महाविद्यालय में
एक बच्चे ने 10 बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया है, नहीं 10 तो एक बच्चा 2 बच्चों को, अपने घर के आसपास के बच्चों को पढ़ाने का भी यदि संकल्प ले लेगा, तो ये जो अशिक्षा की स्थिति है, जो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो ड्रॉप आउट से, और खासकर इस कोविड काल में क्योंकि बहुत से लोग स्कूल से अपना नाम कटा रहे हैं क्योंकि पैसे की किल्लत है। जी। तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से मैं आह्वान करूंगा उत्तर प्रदेश एनएसएस के सारे साथियों का, कार्यक्रम अधिकारियों का, स्वयं सेवकों का, कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिन्होंने अपने विद्यालय से नाम कटा लिया है पैसे की किल्लत के कारण। ऐसे लोगों को घर के अनौपचारिक माहौल में उनको शिक्षा प्रदान करें, तो कम से कम वो लोग आगे चलकर साल 2 साल में जब स्थिति कुछ ठीक होगी तो उनको दोबारा बैक टू नॉर्मल स्कूल के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, उनको फिर दोबारा स्कूल में ले जाएंगे, जिससे कि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। और ये जो बीच में ये जो ब्रिज का पीरियड है जिस दौरान उन्होंने नाम कटा लिया है, मैंने देखा है बहुत से लोग हैं जो पैसे की किल्लत के कारण स्कूल में अब नाम लिखाना नहीं चाहते, और वो जिन्होंने लिखाया भी था वो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, इसलिए घर में बैठ गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यदि हमारे एनएसएस के स्वयंसेवक कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, स्वच्छता की बात है। हम फिट इंडिया कैंपेन में चल रहे हैं। पिछले वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त को 2019 में फिट इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था। और फिट इंडिया कैंपेन में ये था कि सारे महाविद्यालय एक फिटनेस प्लान बनाए अपने संस्था का, संस्थागत फिटनेस प्लान बने, और उसमें कम से कम आधे से पौन घंटे रोज सुबह जब वो संस्था में आए तो पहले फिटनेस एक्टिविटीज करें, जिससे गति आए उनके जीवन में। वो सांस, चाहे वो प्राणायाम है, चाहे वो दौड़ना है, चाहे वो साइकिलिंग है, चाहे वो योग है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, कोई भी एक्टिविटी आधे पौन घंटे रोज प्रत्येक युवा को करनी चाहिए, और इससे उसकी शारीरिक शक्ति पुष्ट होगी, शरीर पुष्ट होगा। और साथ में थोड़ा सा न्यूट्रिशियस डाइट और प्राणायाम करना इसलिए जरूरी है कि फेफड़े भी मजबूत हों, और यदि फेफड़े मजबूत होंगे तो कोरोना उनको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कोरोना की बीमारी जो है वो फेफड़ों को असर करती है। तो यदि हमें स्वस्थ रहना है तो ये जरूरी है कि हमें फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। और गंदगी जो है ना, वो बहुत सारी बीमारियां फैलाती है। मच्छर से आजकल डेंगू देखिए फिर फैल रहा है ना, और इस तरह से बहुत सी जो गंदा पानी होने से बहुत सी बीमारियां होती हैं। तो इन सब चीजों का यदि हम ध्यान रखेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, आसपास की स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपने देखा होगा कि मिशन शक्ति इसीलिए सरकार को लॉन्च करना पड़ा। मन हमारे मस्तिष्क हमारे प्रदूषित हो गए हैं, हम नारियों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। पर्यावरण को ध्यान रखने के लिए पौधारोपण भी बहुत जरूरी है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा कैसा है। अभी पराली को लेकर, एयर क्वालिटी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि एनएसएस, एनसीसी और स्काउट गाइड ये सब लोग पराली को रोकने में, जलाने से रोकने में मदद करें। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी एयर क्वालिटी ना बिगड़ने पाए, और जाड़ों के समय में एयर क्वालिटी बहुत बिगड़ती है। और दूसरा एक तरीका एयर क्वालिटी को सुधारने का ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। तो वृक्षारोपण वाला आपका अभियान भी बहुत अच्छा है। और वृक्षारोपण में जब जमीन नहीं है तो बड़ी समस्या होती है। जमीन नहीं है तो क्या करें? तो आजकल वर्टिकल फॉरेस्ट की भी बात होती है, वर्टिकल प्लांटेशन की बात होती है। दीवार से लगा के आप एक इस तरह से बना के, डिफरेंट लेवल्स उनके बना के, उसमें छोटे छोटे गमले रख दिए जाते हैं और उसमें हरियाली। कभी कभी किसी पुल के नीचे आप देखिए, वहां पे पूरी वॉल में हरियाली दिख रही है। तो पेड़ क्योंकि आपको ऑक्सीजन देते हैं और जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो जहां पे आपके पास जमीन नहीं है वहां आप वर्टिकल प्लांटेशन की बात सोचिए। और इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको भी कंट्रोल में रख सकते हैं। और आजकल तो बहुत खतरनाक हो गया है, 300 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो रहा है। लखनऊ भी उसमें बहुत 300 से ऊपर वाला ही है। बहुत खराब क्षेत्रों में लखनऊ की भी गिनती हो रही है, और आपके भी बहुत सारे जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो इसमें गिनती है। तो इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से पौधारोपण भी बहुत आवश्यक है, और आप सब लोग मिलकर इस दिशा में जो भी कर सकें
वो जी, श्रेष्ठ होगा अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। सर जैसे कि स्वयंसेवी से ये भी अपेक्षा करते हैं कि वे अपने जो भी क्रियाकलाप हैं उनकी वीडियो क्लिप हमें भेजें। तो सर कुछ वीडियो क्लिप हैं जो हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं, आपको शेयर करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल उपा, ज़रूर देखेंगे। में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, वो अपनी स्थिति में बनी रहे, तो उसे विरामावस्था कहते हैं। जैसे घर है, वो अपनी एक जगह पे बनी है, समय बदल रहा है लेकिन वो अपनी जगह पे बनी है। जैसे मेज है, मेज पे कोई कॉपी, पेन, पेपर वेट रखा है, वो समय बदल रहा है लेकिन वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला रही है, तो उसे विरामावस्था कहते हैं या रेस्टिंग पोजीशन। दूसरा गति अवस्था। गति अवस्था क्या है? जब कोई वस्तु में समय बदल रहा है और उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, तो उसे गति अवस्था कहते हैं। गति अवस्था जैसे टाइम बदलता रहता है, गाड़ी सड़क पे आती जाती रहती है, समय बदलता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, इसे गति अवस्था कहते हैं। अब गति क्या है? मोशन क्या है? जब इधर तो अपना इसमें देखो, तो इसमें सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, ये है फॉर फिश। जी ये इधर देखो, इधर देखो, जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स देखो, इधर है ग्रेप्स। एच फॉर What is your noun? A noun is the name of animal, person, place, or thing. और सर मुझे लगता है कि इस समय जो छोटे बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि एक तो वो बाहर नहीं जा सकते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो कम हो गई है। तो इसलिए हम लोगों ने जो हमारे स्वयंसेवी हैं उनको जूनियर क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया है और कुछ वीडियो क्लिप्स हमें भेजने के लिए बोला है। तो सर ये कुछ वीडियो बहुत बढ़िया है उपहार, लेकिन मुझे एक चीज, खाली पढ़ाने की बात मत करो जी। पढ़ाने के साथ साथ इनके साथ खेलने में भी थोड़ा समय दो, क्योंकि बच्चों को हाँ, तो ये खेल भी मुख्य रूप से ये चीज है कि हमारे स्वयंसेवक इन बच्चों को या बुजुर्ग लोगों को जो सीमित हो गए हैं अपने परिवार के दायरे में या अपने घर की चारदीवारी में, उनको थोड़ा समय दें और उनके खेलें, कूदें, पढ़ाएं, जो भी है, जो इनकी इच्छा हो वो करें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इन सब में हम अपने को सुरक्षित रखें, है ना। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और ये मेरा आग्रह आपसे भी रहेगा, आपके प्राचार्य जी से, आपके मैनेजर साहब से, कि अपने सारे बच्चों को ये दिशा निर्देशित कर दें कि जब भी ये वीडियो बनाते समय भी ये मत सोचें कि हमारी फोटो पूरी आ रही है कि नहीं, हमें लोग पहचान पाएंगे कि नहीं। शायद नॉर्मल टाइम पे वो मास्क लगाते होंगे, लेकिन वीडियो बनाने के समय उन्होंने मास्क हटा दिया है, तो ऐसा ना करें। मास्क लगा के वीडियो आए, बेटा हम आपकी आंख से आपको पहचान लेंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन अपने को खतरनाक परिस्थिति में मत डालो। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई बच्चा अच्छा काम करने में बीमार पड़े, इसलिए प्लीज सुरक्षा पहले, बाद में सेवा। तो सुरक्षा की दृष्टि से मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर जरूर साथ में रखें, कहीं पे भी यदि कोई चीज छुई है तो उसके बाद सैनिटाइज करें, और यदि साबुन उपलब्ध है तो 40 सेकंड तक साबुन से हाथ धो लें। इसका अवश्य ध्यान रखें। जी थैंक यू सर। हमें लगता है कि बच्चों को आपका मैसेज मिल गया होगा। तो सर जैसे कोविड काल में जैसे आपने कहा कि सामाजिक दूरी बनाना आवश्यक है, तो ऐसे में जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जब हम कॉलेज स्टार्ट होंगे, तो कैसे वो कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा? जो भी अभी कार्यक्रम चल रहे हैं उसका स्वरूप थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि दूरी बना के रखनी है। पर जब हमारे स्टार्ट होंगे, कॉलेज स्टार्ट होंगे, बच्चे आने लगेंगे, तो फिर किस तरह से कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा सकता है? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है बेटा ये, क्योंकि सारी परिस्थितियां नहीं है, ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ एनएसएस के इतिहास में। लेकिन जैसी भी परिस्थिति है, हम सबको नई परिस्थितियों में अपने को ढालना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, हम दूर से भी बात कर सकते हैं। तो ज्यादा एक्टिविटियों को हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संचालित करना पड़ेगा।
जी। और कहीं पर भी जो एक्टिविटीज हमारी खासकर जो रैली वाली और भीड़ वाली एक्टिविटीज होती थी या कैंप्स में हम एक साथ रहते थे, जी। वो अभी फिलहाल के लिए रोकना पड़ेगा। अभी हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अभी हम दूरी का ध्यान रखते हुए अभी हम मास्क का SMS जैसे है ना, सैनिटाइजेशन, साबुन, मास्क और सोशल डिस्टेंस, इन तीनों का ध्यान रखते हुए कोई भी एक्टिविटी करेंगे। और यदि हमें वो एक्टिविटी फिजिकली पास जाकर करनी है तो हम 2 गज की दूरी का ध्यान रखेंगे, जी। भीड़ को इकट्ठा नहीं करेंगे, 2, 4, 5 लोगों तक अपने को सीमित रखेंगे जिससे कि 2 गज की दूरी मेंटेन रह सके। ये बहुत आवश्यक है। नए तरीके हमें ईजाद करने पड़ेंगे, नए तरीकों से हमें बात करनी पड़ेगी, जी। नए तरीकों को एडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित माहौल में अपनी बात को जन जन तक ले जा सकेंगे। जी, बिल्कुल। सर, इसके बाद जो दूसरी चीज़ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया है। तो सर, इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना की क्या भूमिका हो सकती है और किस तरीके से वो इसमें अपना योगदान दे सकते हैं? ये भी बहुत मौजूद सवाल है बेटा। अभी जो पीछे नवरात्र के दौरान हम लोगों ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करी, हम लोगों ने वेबिनार्स के माध्यम से महिला सुरक्षा के मुद्दों पर, जैसे दहेज उत्पीड़न की बात है या PCPNDT बाल मादा भ्रूण हत्या की बात है या पॉक्सो की बात है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात है, बाल विवाह की बात है, बाल श्रम की बात है। इन सब मुद्दों पे वेबिनार्स करे और उनके माध्यम से जागरूकता फैलाई। सम्मान की, पुरुषों को और अभिभावकों को नारी के सम्मान की शपथ दिलाई। लेकिन इस चीज को आचरण में आगे लाना है। एक दिन शपथ का दिन होकर उसके बाद उसको भूल जाएं, ये भी ध्यान रखना है कि भूल ना जाएं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग जो अगले 6 महीने तक यानी कि वासंतिक नवरात्र तक ये अपने जागरूकता के कार्यक्रम जारी रखेंगे। और अभी मुझे खुशी है ये आपके बीच में अनाउंस करते हुए कि सुरक्षा पूरी तब होती है आज के दौर में, इस नए दौर में जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, जब हम साइबर सेफ भी रहें, हम साइबर सेफ्टी का भी ध्यान रखें। जी, बिल्कुल। बहुत से लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे मैं उसको कहूं कि रोमांस की लाइफ है, चाहे वो बैंक से फ्रॉड की बात है या किसी की आइडेंटिटी चुराने की बात है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके माध्यम से जिनके लड़कियां शिकार हो रही हैं, या किसी के शरीर पे किसी दूसरे का चेहरा लगाना या किसी के चेहरे पे किसी दूसरे का शरीर लगा देना, इसको मॉर्फ करना कहते हैं। उसके माध्यम से भी बहुत सी बच्चियों का शोषण हो रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो हमें अपनी बच्चियों को कैसे साइबर सेफ्टी के लिए प्रेरित करना है, इसके लिए साइबर सुरक्षा अभियान कल NSS उत्तर प्रदेश लॉन्च कर रहा है ऑनलाइन क्विज के माध्यम से। उसमें डॉक्टर चतुर्वेदी, अरविंद चतुर्वेदी SP बाराबंकी हैं, उनका पहले लेक्चर होगा कल 4 बजे, उसका जूम लिंक अभी सबको भेज दिया जाएगा। सारे अपने स्वयं सेवकों का आग्रह करता हूं मैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को देखें और फिर इसके बाद सारे विश्वविद्यालयों में साइबर सेफ्टी का लेक्चर हम लोग कराएंगे। और फिर जो ये हम लोगों ने क्विज तैयार कराया है विशेष, इस क्विज को आप लोग देखें, छोटे छोटे वीडियोस हैं इसमें साइबर सेफ्टी के बारे में, उनके सवाल के जवाब दें। खाली ये आधे पौन घंटे का क्विज कर लेने से आप साइबर के जो डिफरेंट नुआंसेस हैं, जो डिफरेंट चीजें हैं, उनके बारे में आप क्लियर हो जाएंगे। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और सर्टिफिकेट से ज्यादा आप साइबर क्षेत्र में, साइबर स्पेस में आप सेफ हो जाएंगे। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, कोई आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। तो हमारी नारियां साइबर सेफ हों, इसके लिए हम लोग कल प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। SP बाराबंकी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी उसके मुख्य वक्ता होंगे उसमें, और डॉक्टर अमित भारद्वाज निदेशक उच्च शिक्षा मुख्य अतिथि होंगे। मैं भी उस कार्यक्रम में रहूंगा, आप सब लोग उस कार्यक्रम में रहें
यही मेरी कामना है। सर ये बहुत अच्छा एक मुझे लगता है कार्यक्रम है, क्योंकि अगर हम मिशन शक्ति और विमेन सेफ्टी की बात करें तो हम लोग आसपास के लोगों से सुरक्षा कर रहे हैं या फिर बाहर के लोगों से, लेकिन सोशल मीडिया और ये तो मुझे लगता है हर घर में है और इस चीज़ के लिए जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर किसी को। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम सभी को इससे जागरूक होने की ज़रूरत है। सर बिल्कुल। सर इस कोविड काल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, वो है शिक्षा का वातावरण या फिर जो भी गतिविधियाँ हैं, शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। तो जब हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा तो फिर उसे फिर से स्थापित करने में राष्ट्रीय सेवा योजना किस तरह से भूमिका निभा सकती है? देखो बेटा, एक तो हम लोगों ने मिशन इस दौरान जो है एक कोविड हेल्प डेस्क कॉलेजेस में बनाने का किया है। बहुत सारे कॉलेजेस में बन गई हैं। मास्क बैंक्स भी बहुत सारे कॉलेजेस में बनाए हैं। अब शैक्षिक वातावरण में हम क्या कर सकते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ई लाइब्रेरी बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, बहुत सारा ई कंटेंट डेवलप किया है। अभी जो सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसएस के माध्यम से, एनएसएस में जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं वो बहुत सारे डाइवर्स फैकल्टी के हैं। उसमें आर्ट्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, लॉ के भी हैं, सब सब्जेक्ट्स के लोग हैं। तो हम एनएसएस के माध्यम से, इन कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन गाइडेंस भी करवा सकते हैं और कुछ स्पेशल लेक्चर्स भी हो सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जूम पे, गूगल पे, जिस पे भी आप ठीक समझें और जिस पे बच्चे डिमांड करें। बच्चों को डिमांड करनी पड़ेगी, जरूरत पैदा करनी पड़ेगी। हम हल देने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी तरफ से प्रदेश लेवल पे सारे कार्यक्रम अधिकारियों का आह्वान करूंगा, आप लोग बताएं अपनी बातें क्या हैं और हम उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे भी बच्चों को ट्रेन करना है। कैसे? क्योंकि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी की यदि आप बात करें तो नई एजुकेशन पॉलिसी में 6ठे से 8वें के बीच में इंटर्नशिप की बात की गई है, इंटर्नशिप की बात की गई है, लाइफ स्किल की बात की गई है, वैल्यू एजुकेशन की बात की गई है और इन सब लोगों को कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री से या उससे जोड़ने की बात की है। तो हम लोग निश्चित तौर पर ये ध्यान रख रहे हैं कि एक वाधवानी फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि हमारे एनएसएस के लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे 111 घंटे की मुफ्त ट्रेनिंग देने को तैयार है। हमारी उनसे बात हो रही है, जैसे ही बात फाइनल हो जाएगी हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाएंगे। तो ये बच्चे मजबूत होंगे, ये बच्चे में कुछ स्किल पैदा होगी और वो स्किल के माध्यम से एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। उनको नौकरी देने के लिए तो लोग तैयार रहेंगे। इस कठिन माहौल में जब लोगों को नौकरी रोकना मुश्किल हो रहा है, नौकरी में बने रहना मुश्किल हो रहा है, तो कैसे हम अपने में नया टैलेंट पैदा करें, नई चीजें डेवलप करें, अपने व्यक्तित्व में निखार लाएं, जिससे कि लोग हमें लेने को तैयार हों। इस कार्य में भी एनएसएस आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही ये एमओयू हम वाधवानी फाउंडेशन के साथ करेंगे और उसके बाद हम सब बच्चों को, सब बच्चियों को ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ट्रेनिंग दे पाएंगे। जी सर, बहुत अच्छा कार्य जो हमारे स्वयंसेवी। तो सर एक चीज और पूछना था आपसे। सर पिछले हफ्ते हमारे YouTube चैनल पे प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गिरिजेश श्रीवास्तव जी आए थे। तो उनसे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे और उसके निष्कर्ष में जो डॉक्टर ने बताया कि जो हमारे बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन व्याप्त हो रहा है और अगर उसे सही दिशा नहीं दी गई तो ये विध्वंसकारी हो सकता है। तो सर एनएसएस का क्या रोल होगा इस चीज में कि युवाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए क्या रोल हो सकता है इस समय? बेटा, जैसे मैंने शुरू में तुम्हें बताया था कि अनुपम तिवारी का एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा ना उसमें अपार ऊर्जा थी उस बच्चे में और इसी तरह से वो बच्चा तो क्योंकि ज्यादा ऊर्जा थी मेरी नजर में आ गया। तो सभी शिक्षकों को ये आवश्यक है कि वो बच्चों की, एनएसएस के बच्चों की विशेष रूप से ऊर्जा का आकलन करें, उनसे संवाद की स्थिति बनाए रखें और विशेष रूप से जो बच्चे जिनमें ज्यादा ऊर्जा है
उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करना जरूरी है, उनकी ऊर्जा को दिशा देना जरूरी है। यदि ऊर्जा को सही दिशा दे दिया गया तो जैसे कि पवन को सही दिशा देने से या पानी को सही दिशा देने से बिजली पैदा हो जाती है। तो इसीलिए यदि ऊर्जा को सही दिशा देंगे तो उससे ऊर्जा को सही दिशा देने से एक सकारात्मक वातावरण का सृजन होगा और ये बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ने लगे। सही दिशा में जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर विकास होगा, समाज का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। इसीलिए उनकी ऊर्जा को समाज उपयोगी बनाने में हमें उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको चिन्हित करना पड़ेगा और उनको सही दिशा में मोड़ देना पड़ेगा, जिससे कि समाज उनके ऊर्जा का लाभ उठा सके। जी बिल्कुल सर, हमारी कुछ छात्राओं के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो सर मैं जी हाँ बोलो बेटा, कौन है? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम श्रेया जायसवाल है। मैं साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज की बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पर्यावरण प्रतिदिन प्रदूषित होता चला जा रहा है। सर, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकें? इसके लिए हम स्वयं से भी कैसे योगदान दें? सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि लॉकडाउन के दौरान कई प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सर, हम स्वयं से भी ऐसे क्या कर सकते हैं कि उन्हें रोजगार के अवसर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। पर्यावरण के लिए तो सबसे पहली चीज ये है कि पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा। एक तो जो वनीकरण होता है, ट्री प्लांटेशन होता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है पर्यावरण को सुरक्षित रखने में। दूसरा, ये जो CFCs होते हैं या जो फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं, है ना, तो ये जो गाड़ियां चलती हैं, रेफ्रिजरेटर चलते हैं, एयर कंडीशनर्स चलते हैं, ये सारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो क्या हम कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम युवा जो NSS से जुड़े हैं ये फैसला ले सकते हैं कि हम लोग नहीं साइकिल से चलेंगे? यदि आप लोगों ने आज का अखबार देखा हो तो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी साइकिल से उन्होंने निर्णय लिया है कि वो सचिवालय साइकिल से जाएंगे और कल एक किसी दफ्तर में निरीक्षण करने के लिए भी वो साइकिल से गए। तो ये एक सिंबॉलिक है कि हमें ये सब गांधीवादी मूल्यों पर लौटने की बात है, प्रकृति के करीब जाने की बात है, आर्टिफिशियलिटी से दूर होने की बात है। तो यदि हमें पर्यावरण को संरक्षित रखना है तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और ये संकल्प हम लोग ले सकते हैं। जो लोग रोज की बात नहीं कर सकते वो ये कर सकते हैं कि सब्जी लेने तो कम से कम स्कूटर से ना जाएं, साइकिल से चले जाएं या पैदल चले जाएं। जितना जरूरी हो फॉसिल फ्यूल जलाने वाली चीजों को कम से कम इस्तेमाल करें, है ना। तो ये एक तो चीज आवश्यक है। दूसरी चीज ये कि दूसरा सवाल क्या था इनका? उपहार, दूसरा सवाल सर, कोविड काल में सर, कोविड काल में जब प्रवासी मजदूरों की ठीक है, प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है, प्रवासी मजदूरों का पूरा डेटा एक MSME के माध्यम से इकट्ठा किया जा रहा है। उनको 6 तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। एक ऐप पे वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर उनको 6 तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी और जहां भी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो सब सरकार के माध्यम से इन लोगों को ले जाएंगी। तो हम ये कर सकते हैं, हमारे NSS के स्वयंसेवक, कि इन लोगों का ऐप में रजिस्ट्रेशन कराने में मदद करें। और अभी ODOP की बात है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट में, और गांधी जी की यदि हम उसमें जाएं अवधारणा में, तो कुटीर उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाना पड़ेगा। गांव में जो चीजें हैं उन्हीं को डेवलप करने की बात करनी पड़ेगी। और हम ये संकल्प लें, वोकल फॉर लोकल, जो हमारे गांव में बनी हुई चीज है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, भले उनकी गुणवत्ता 18 हो 19 हो, कोई बात नहीं, हमारे गांव के लोगों ने बनाई है, हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो वो आत्मनिर्भर बनेंगे। तो गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में यदि हम सारे लोग सहयोग करेंगे अपने आचार विचार और व्यवहार से, तो मुझे लगता है इन लोगों की मदद हो पाएगी।
सरकारी योजनाओं के साथ साथ पर्सनल प्राइवेट योजनाओं में भी हम इनको लगाने का प्रयास करें। जी, थैंक यू सर। और मुझे लगता है श्रेया को और जिसके मन में भी इस तरह का सवाल है उसे उसके उत्तर मिल गए होंगे। सर मुझे पता है आपके पास समय की कमी है, पर एक बच्चे का क्वेश्चन और है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शिप्रा शुक्ला साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज डहिला मऊ की राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका हूँ। सर मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग कोरोना काल में मिलजुल कर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम समाज के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। कॉलेज बंद होने से मिलजुल कर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, सर ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे राष्ट्र सेवा हो सके। धन्यवाद। शाबाश बेटा, ये बड़ी अच्छी बात है कि राष्ट्र सेवा की बात आपके दिमाग में है, राष्ट्र सेवा की बात युवाओं के दिमाग में हो, अपने आप में बहुत सराहनीय है। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके मन में ये कसक है कि आप राष्ट्र सेवा नहीं कर पा रहे हैं। पर किसी ने कहा है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो वो राष्ट्र सेवा है। तो इसलिए जो भी कार्य आपको मिला है, अभी आपके यहाँ से दिखाया गया कि आपने अपने घर के आसपास के कुछ लोगों को पढ़ाने की बात, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो स्वचालित वाहन है उनको कम से कम इस्तेमाल करने की बात, जहां पर संभव हो जमीन उपलब्ध हो पेड़ वहां पर लगवाने की बात, या जागरूकता की बात, जब तक आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ कर सकते हैं फिजिकली, या ज्यादातर ऑनलाइन भी आप जागरूकता फैला सकते हैं। बहुत से महिला मुद्दे हैं, बहुत से सामाजिक मुद्दे हैं, उन सब पे जागरूकता आप अपने घर में बैठकर भी फैला सकते हैं। कुछ नहीं तो बाल विवाह ही अगर रोकने में आप अपना सहयोग करें तो अब वो अपने आप में बहुत अच्छी बात होगी और देश और समाज की सेवा हो पाएगी। धन्यवाद सर। सर एक सवाल अभी मेरे मन में आया कि सर जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल की एनएसएस सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए बच्चों के बीच में ये चीज हो गई है, तो ऐसा क्या करें हम कि ये सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं बचे बल्कि राष्ट्र सेवा के लिए जुड़े एनएसएस। बहुत अच्छी, ये बहुत हम लोगों की चिंता भी है बेटा कि कार्य खाली सर्टिफिकेट लेने तक होता है, कैसे उससे बीएड में एडमिशन हो जाए, ये होता है। मूल भावना कहीं ना कहीं खो जाती है। मैं नहीं, स्वयं नहीं आपकी बात, मैं नहीं आपकी बात खो जाती है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग एनएसएस के माध्यम से जो भी करें वो समाज के लिए उपयोगी हो, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन हमें ये करने में आनंदानुभूति होनी चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए। और यदि जो काम करने में आपको खुशी होती है वो काम करने में आपको थकान नहीं होती। तो यदि आपको सेवा करने में खुशी होने लगेगी तो आपको थकान नहीं होगी, और जब आपको थकान नहीं होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा सेवा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सेवा करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे, और जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं सुकून देगी। आपको आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 15-16 साल से डायबिटीज से ग्रसित हूं। मेरा डायबिटीज 100 के ऊपर ही रहता था, और कोविड के दौरान हम लोग सुबह से शाम तक कार्य करते थे, लेकिन पिछले 5 वर्ष में वो कार्य जो मैं नहीं कर पाया वो पिछले 5 महीने में कोविड के दौरान हुआ। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि कोई एक्स्ट्रा सुबह घूमना नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, उसी समय में खाली ये जो कार्य सेवा का कार्य हुआ तो उससे जो आत्म संतुष्टि की अनुभूति हुई ना, इसने मेरी डायबिटीज को कम कर दिया। मेरा इंसुलिन छूट गया, मेरी डायबिटीज कम हो गई क्योंकि आत्म संतुष्टि थी। ये बात मैं किताबों में पढ़ता था, लेकिन मैंने इसे अपने में आजमा के देखा। कोई आजमाया इस दृष्टि से नहीं था कि मेरी डायबिटीज कम होगी, वो तो कार्य हो रहा था, परिस्थितियां थी, परिस्थिति जन्य वो कार्य हुआ, लेकिन उसने हमारे स्वास्थ्य को ठीक किया। तो जब आपको आत्म संतुष्टि होती है ना, तो वो जो गर्व की अनुभूति होती है वो उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है, नहीं आता है। तो एक बार यदि आप सेवा के कार्यों में, एनएसएस के कार्यों में आत्म संतुष्टि का अनुभव करने लगेंगे
तो सर्टिफिकेट वगैरह सब बहुत गौड़ चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, और फिर पता नहीं आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगी। क्योंकि किसी सर्टिफिकेट, कोई मदर टेरेसा ने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया था बेटा, बाबा आमटे ने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया था, लेकिन मदर टेरेसा भारत की नहीं होने के बाद भी भारत रत्न कहलाई, है ना। तो इसलिए जी, हम लोग मतलब अगर आप खुशी से कोई चीज़ कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं, तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो सर आपने जैसे बताया कि एनएसएस इतने अच्छे-अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो सर ऐसे पुनीत कार्य के लिए हमारा यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म हमेशा खुला रहेगा। अगर हम कोई योगदान देना चाहें, अगर हम कोई योगदान दे सकें, तो ये प्लेटफ़ॉर्म हमेशा खुला रहेगा इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत अच्छा है उपहार, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, मुझसे बात करना एक बात है, ठीक है, अच्छी बात है, उसके बाद जो भी आपके यहाँ अच्छे प्रयोग हो रहे हैं, नहीं 1 घंटे के 5-5 मिनट के, कुछ लोगों के जो केस स्टडीज अच्छी, जिन्होंने मेहनत की, और पूरे उसको क्यों आप खाली इलाहाबाद राज्य या प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी तक सीमित रखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इस चीज को लॉन्च करिए कि जो भी जिसने जो अच्छा काम किया है उसके साथ हम बात करेंगे। कुछ 2-4-5 बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, पहले उनको अपनी अच्छे काम लिखकर भेजने दीजिए, आपको वो मेल करें, व्हाट्सएप करें, आप उसकी स्क्रीनिंग करिए, और उसमें से कुछ अच्छे लोगों को, मैंने अभी जो एक कार्यक्रम हुआ था 1 तारीख को हमारा, जिसमें कि प्रियंका बिस्सा एक छत्तीसगढ़ की लड़की थी, कितना अच्छा काम उसने किया है। तो इस तरह के जो हमारे प्रदेश के लोग अच्छे काम करने वाले हैं, उनको सबके सामने आना चाहिए। हम लोग तो सामने आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन जो बीच में से, जो आम जनता के बीच का बच्चा है, जो शिक्षक है, जिसने कोई विशेष कार्य किया है, उन लोगों को एक एनएसएस का, हम लोग हफ्ते में 1 दिन का, यदि एक एनएसएस का आधे घंटे का कोई यूट्यूब के माध्यम से कोई वीडियो रिलीज करें, और वो लोग अपना देख लें, एक सारे 100, 200, 300 लोगों का ग्रुप बन जाए जो उसको जरूर देखे, बाकी और लोग देखें ना देखें वो उनकी मर्जी, लेकिन एक कंटिन्यूटी आएगी। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, यदि हम एनएसएस का एक यूट्यूब चैनल बना के हफ्ते में नहीं कर सकते हो तो अभी तो छुट्टी है, हफ्ते में कर सकते हैं, बाद में 15 दिन पे कर लें, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी चीजें आ जाएंगी, और एक ये रिकॉर्ड जो रहेगा ये अपने आप में सनद रहेगा और वक्त पे काम आएगा। जी, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा टाइम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने का, और यूट्यूब के माध्यम से तो हम घर-घर में पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी इन सब चीज़ों को करने का समय है। तो सर लास्ट में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे युवा वर्ग और कार्यक्रम अधिकारियों के लिए इस सत्र के लिए कुछ संदेश देना चाहें। हाँ, संदेश तो बड़ा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि एनएसएस एक ऐसे मुकाम पे आ गया है कि अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे निचले स्तर पर जाके, सबसे निचले स्तर पर जाके समाज के उसके भ्रष्टाचार को कम करने में कैसे अपना योगदान कर सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार ने सबको पीड़ित कर रखा है, और हम ये कैसे करें ये भी मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि निचले स्तर पे जो भी सुविधाएं सरकार दे रही है, अब सरकार एनएसएस की तरफ देख रही है, सही लाभार्थियों के चयन में हम अपना योगदान दें। युवा उत्साही हैं, हमारे कार्यक्रम अधिकारी उनको मार्गदर्शन प्रदान करें, किसी विधवा को पेंशन दिला सकें, किसी किसान को पेंशन दिला सकें, किसी बालिका की शादी में मदद कर सकें, है ना, वृद्धावस्था पेंशन की बात कर सकें। ये जो सरकार की स्कीम्स हैं ये सही बच्चों तक, सही लोगों तक पहुंच जाएं, जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से, जिला प्रोविशन अधिकारी के माध्यम से, और जब हमारे एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी इसमें, मैं उत्तर प्रदेश लेवल पे आपको सहयोग करने के तैयार हूँ, आप आगे कदम बढ़ाइए, बच्चों की मदद कीजिए। जब बच्चे जाएं फील्ड में, किसी भी एक बच्चे की शादी में आपने उसको 10,000 रुपए दिलवा दिए, किसी एक बच्चे के सामूहिक विवाह में 51,000 रुपए उसको मिल गए, तो ये सारी चीजें, किसी विधवा को अगर पेंशन दिलवा दी आपने, वो फॉर्म उसका इसलिए एक्सेप्ट नहीं होता कि वो नीचे से उनको कुछ राशि वो समर्पित नहीं करते। तो यदि हमारे एनएसएस के बच्चे उनका फॉर्म भर के सही जगह पे जमा कर दें और उनको मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। मैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, वहां की हमारी कोऑर्डिनेटर मंजू सिंह जी हैं,
उन्होंने डीएम से बात करी, डीएम ने कहा, तो डीएम बोले कि उन्होंने कहा साहब 1.5 साल से आपकी ये 18 विधवाएं हैं जिनके पेंशन ड्यू है, 1.5 साल से आपके यहाँ एप्लीकेशन पड़ी है। तो सत्याग्रह पिक्चर थी आप लोगों को, उसी तरह की कहानी है कि यहाँ जो एप्लीकेशन है वो डंप रहती है सरकार के वहां पे, जब तक कोई जाके उनको उनमें वजन ना लगाए तब वो आगे नहीं बढ़ती। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हम क्या दूसरा काम कराएं आप पे। तो 1 हफ्ते का टाइम था, डीएम ने 1 हफ्ते में वो निकलवाई एप्लीकेशन। 18 एप्लीकेशन थी, 18 एप्लीकेशन सैंक्शन करी और 8 मार्च को जो महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस के दिन, हमारी कोऑर्डिनेटर मंजू सिंह को बुलाया और 18 युवतियों को बुलाया, वृद्ध जो विधवा थी उनको पेंशन की चेक उनके हाथ से दिलवाई। तो कितनी खुशी की बात है, 18 विधवाओं को जब पेंशन देने का काम एक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से हुआ। और एक बच्चा यदि एक किसी विधवा को पेंशन दिला देगा, किसी किसान को पेंशन दिला देगा, वृद्धावस्था में किसी को पेंशन दिला देगा, 60 साल से ऊपर के लोगों को, ये सरकार की स्कीम्स को मैं एकत्रित कर रहा हूँ, मैं सबको बांट दूंगा, सबको ये चली जाएंगी ये। और बस आपको ये करना है कि सही लाभार्थी का चयन करिए। इससे हम एक बहुत बड़ा काम करने में सफल होंगे कि जो निचले स्तर पे भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आप एक कदम तो आगे बढ़ाइए। और मुझे लगता है कि एनएसएस इसमें जिस तरह से इतना ज्यादा काम किया है, निचले स्तर पे भ्रष्टाचार को समाप्त करने में एनएसएस की बहुत अहम भूमिका हो सकती है। और उस भूमिका का संकल्प लें आज के दिन हम लोग। और मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ, जहां पर जैसे आप मेरी सेवाओं को लेना चाहेंगे मैं तत्पर हूँ। तो इसीलिए थैंक यू सर। मुझे लगता है कि आज के सेशन से हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, स्वयंसेवी हैं, वो इंस्पायर होंगे और एक नई ऊर्जा का उनमें संचार जरूर हुआ होगा। तो सर इसके लिए धन्यवाद, आपने अपना हमें कीमती समय दिया और इतनी अच्छी बातें हमें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना सकें और मुस्कुराएगा इंडिया की तरफ आगे बढ़े, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज का एपिसोड साकेत संवाद का सबसे दिलचस्प और ज्ञानवर्धक एपिसोड में से एक था। सर की एक्सपीरियंस और नॉलेज को 1 घंटे के सीमित समय में समेटना गागर में सागर भरने जैसा था। सर ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए साकेत परिवार फिर से उनका धन्यवाद करता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में एनएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, तो मुझे लगता है कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों का अनुसरण हमारे स्वयंसेवी और कार्यक्रम अधिकारियों को इसी क्षण से प्रारंभ कर देना चाहिए। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ, जो होगा आप में से ही कोई। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।